एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्मार्ट प्रेप। पिछले वीडियोस में हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, इफ़ मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज़ डबल्ड इट्स टाइम पीरियड बिकम्स। अगर हम पेंडुलम के बॉब का जो मास है उसको डबल कर देते हैं तो टाइम पीरियड पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी, मीन्स टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल लेंथ डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ कहीं भी फॉर्मूला में देखो, कहीं भी मास नहीं है। दैट मीन्स टी इज directly proportional to the length and t is indirectly proportional to the acceleration due to gravity. So अगर हम मास को डबल भी कर देते हैं तो उसका कोई चेंज नहीं आएगा टाइम पीरियड पे। Time period of a simple pendulum does not depend upon the mass, it depends upon the length and acceleration due to gravity. So doubling the mass does not change the time period. अगर हम मास को डबल भी कर देते हैं तो टाइम पीरियड पे कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर्मूला ये है हमारे पास, और अगर हम इसको सम अप करें तो टाइम पीरियड इंक्रीज विद लेंथ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, और टाइम जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम ग्रेविटी को इंक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्रेविटी इंक्रीज करेगी तो टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ग्रेविटी अगर डिक्रीज करेगी तो टाइम क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। मास को चेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द आंसर इज नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 42, द पावर ऑफ अ लेंस इज 4D, इट्स फोकल लेंथ विल बी। पावर हमें गिवन है 4, फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/d, दैट इज 0.25। दिस इज इन मीटर। 0.25 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 25 सेंटीमीटर। अब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका जो हमें जो लेंस दिया है उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो ये कौन सा लेंस होगा? अगर हम इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह देखें तो दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, क्योंकि पॉजिटिव पावर है। और कन्वेक्स लेंस कौन से लेंसेज होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और इसकी जो पावर है वो क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर कनकेव लेंस हो तो कौन सा लेंस होगा और पावर क्या होगी? अगर कॉनकेव लेंस है तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, पॉजिटिव पावर। कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, और उसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। एंड यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से और बन रहे हैं। तो एक तो फॉर्मूला से हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ गिवन हो तो हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर पावर गिवन है तो फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन, अगर हमें बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कैसा लेंस होगा? कन्वर्जिंग लेंस। और यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? डायोप्टर। इसके ऑपोजिट कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है तो वो क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस, और इसकी पावर क्या होगी? नेगेटिव पावर।
Now a fuse wire is always connected in live wire, earth wire, neutral wire, all of these. तो फ्यूज़ वायर को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं? वी ऑलवेज कनेक्टेड विद लाइव वायर, क्योंकि जो लाइव वायर है अगर उसमें कभी एक्सेस करंट फ्लो करे तो ये जो फ्यूज़ वायर होती है वो जल्दी से मेल्ट हो जाती है और वो सर्किट को ब्रेक कर देगी. अगर वो सर्किट को ब्रेक कर देगी, दिस विल डिसकनेक्ट द अप्लायंस फ्रॉम द लाइव सप्लाई और वो उसको दैट विल प्रिवेंट्स द डैमेज. इसलिए हम फ्यूज़ वायर को लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं. अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देख लेते हैं. हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आएगा आई स्क्वायर आर टी. आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस एंड टी इज टाइम. अब जो फ्यूज़ है वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है मेड अप ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल. तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है इसका, सो दैट अगर ज़रा सा भी एक्सेस में करंट फ्लो करे तो ये फटाफट से मेल्ट हो जाए और ब्रेक कर दे सर्किट को. इट प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवर करंट. क्वेश्चन नंबर 44. इन हिली रीजन वाटर बॉइल्स एट 95 डिग्री सेल्सियस. दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़. तो हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. टेम्परेचर हमें दे रखा है डिग्री सेल्सियस में. इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में 9/5 इंटू 95 प्लस 32. F इज इक्वल टू 171 प्लस 32 इज इक्वल टू 203 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो द करेक्ट आंसर इज बी 203 डिग्री फ़ारेनहाइट. और अगर हम इससे ऑपोजिट देखें, अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है और हमें डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला फॉर दैट इज यहाँ पे रिटर्न है, ये देखो. C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32. मीन्स अगर हमें फ़ारेनहाइट में गिवन है और हमें सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एंड अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. Number 45. SI unit of pressure. Now the pressure is defined as force per unit area. In SI system, force is measured in Newton and area is in square meter. तब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर हम देखें, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. दिस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. दैट इज नोन एज पास्कल. So SI unit of pressure is Pascal. B is the correct answer. Question number 46. The speed of the sound is maximum in air, water, steel, vacuum. किस में सबसे ज़्यादा होगी? Sound needs a material medium to travel. It travels faster in solid, slower in liquid and slowest in gases. So and it can't travel in vacuum. वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं करती है. सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में उससे कम, गैसेस में उससे भी कम. तो किस में स्पीड ज़्यादा होगी? स्टील में. जैसे यहाँ देखें, स्पीड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड, और स्टील में कितनी ज़्यादा बढ़ गई देखो, 5000 मीटर पर सेकेंड. सो द करेक्ट आंसर इज सी, स्टील. Question number 47. The image formed by convex lens when object is at infinity. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? देख लेते हैं.
ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। अब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी? Image will be at focus. When object is at infinity, light rays are parallel to the principal axis. Parallel हो जाएंगी principal axis के. After refraction through convex lens, parallel rays meet at focus. Hence, image is formed as F point. That is focus. So the correct answer is A. फोकस। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में फॉर्मूला देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, यूज्ड इन कैमराज एंड टेलीस्कोप। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे हो तो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी। और कैसी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। और ऐसे वाले केसेस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कैमराज एंड इन टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 48, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर, एमीटर। Emitter is used to measure electric current in a circuit. It is connected in series so that same current flows through it. I is equal to V upon R, potential difference divided by resistance. अब जो emitter होता है ना, it has very low resistance. और voltmeter क्या करता है measure? potential difference को। galvanometer किसको करता है? very small current। हमने ये पहले भी क्वेश्चन करा था, उसमें गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन था हमारे पास। ये है एमीटर का। अगर तो ज़्यादा वाला करंट है तो उसको कौन मेजर करेगा? एमीटर। कम करंट गैल्वेनोमीटर। एंड वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 49, द कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज transfer of neutrons, transfer of proton, transfer of electron, none of these. Cause of a charging a body. The charging of a body occurs due to transfer of electron. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तभी चार्जिंग होगी, उसके अलावा तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो फिक्स रहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो मूव कौन करता है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फिक्स रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो इनकी मूवमेंट से ही चार्ज आएगा। सो द फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE मीन्स E इज चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज किसने कॉज करा? बॉडी की चार्जिंग किससे होएगी? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, कोल्ड सिरप फ्लोज स्लगिशली बिकॉज ऑफ। आपने देखा होगा जो सिरप अगर कोल्ड है, ठंडा है, तो वो धीरे 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 मूव करता है, स्लगिशली मूव करेगा, फ्लो करेगा। वो क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोहेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो फ्लो जो है ना वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। कोल्ड सिरप हैज़ हाई विस्कोसिटी सो इट फ्लोज स्लोली। विस्कोसिटी क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस है एक तरह से लिक्विड के फ्लो करने पे। मींस अगर तो विस्कोसिटी इसको रोकती है एक तरह से। मतलब कोई फ्लूइड है, मान लो अगर वो ठंडा है तो वो स्लगिशली धीरे 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 मूव करेगा, अगर गर्म है तो वो जल्दी 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 से मूव करेगा।
ठीक है। तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर भी इस पर अपना इफेक्ट डाल रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये वाला केस है जहाँ पे जो फ्लूइड है वो बड़ी फास्ट रेट से मूव करेगा। और अगर देखें कि अगर टेम्परेचर कम है तो विस्कोसिटी हो जाएगी ज़्यादा और ये स्लोली मूव करेगा, स्लो मूवमेंट आएगी। विस्कोसिटी ज़्यादा तो स्लो, अगर विस्कोसिटी कम तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्ट। तो विस्कोसिटी है क्या, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, मीन्स उसको रेजिस्ट करी, उसको वो रोकती है मूव करने से, दैट इज विस्कोसिटी, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। अगर तो विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो उसको और ज़्यादा रोकेगी, तो वो स्लोली मूव करेगा। अगर विस्कोसिटी कम है तो वो कम रोकेगी और लिक्विड जो है वो जल्दी से फ्लो करेगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम होती है और अगर टेम्परेचर कम हो तो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस टू फ्लो। दिस इज रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, विस्कोसिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम। हनी एंड सिरप हैव हाई विस्कोसिटी। हनी आपने देखा हो ना, धीरे 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 मूव करता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, हाई। जो भी लिक्विड, जो भी सिरप धीरे 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 मूव करेगा दैट मीन्स उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वो ज़्यादा है। तो वो लिक्विड को फ्लो नहीं करने दे रही है ज़्यादा अच्छे से। दैट इज़ वाई हनी एंड सिरप हैव हाई विस्कोसिटी। वाटर की विस्कोसिटी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि वो फटाफट से मूव कर जाता है। एंड विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, बिकॉज विस्कोसिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, विस्कोसिटी। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको अच्छे से देख लेना, कंप्लीट कर लेना सारे के सारे क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस पे टॉपिक हमने क्लियर करे, कंसेप्ट अपने क्लियर करे और एक एक क्वेश्चन से हमारे 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं। तो एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस हैं। सो अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करो। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।